फाइनली वो पंच लैंड कर गया है जिसका सबको इंतजार था। और भाई इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा रहा कि सैटर्न को दिन में तारे दिख गए। लेकिन भाई ये तो बस स्टार्टिंग थी, क्योंकि जो चीजें चैप्टर के अंदर हुई उसने भाई सबको शॉक कर दिया था। तो अब टाइम को क्या वेस्ट करना, शुरू करते हैं चैप्टर 1104 को, जिसका टाइटल है थैंक यू डैड। तो चैप्टर की शुरुआत एक कवर पेज से होती है, जहाँ पे भाई अपने सांजी भैया चूहों की शादी के लिए केक बना रहे थे। जब भी भाई मैं ऐसी चीजें देखता हूँ जहाँ पे सांजी और चूहे का कनेक्शन है, मुझे भाई हमेशा वो टाइम याद आ रहा था जब भाई सांजी बचपन में चूहे को खाना खिला रहा था। सो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुमा का पंच सैटर्न के ऊपर लैंड करने वाला था, लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे उसकी पूरी लाइफ फ्लैश करने लग जाती, जो कि भाई वो मोमेंट्स थे जिनका कनेक्शन काइंड ऑफ सैटर्न के साथ भी था। कुमा का गॉड वैली में स्लेव होना, उसके फादर मदर की डेथ, गिनी का ऐसे रोना, उसके बाद भाई गिनी की डेथ हो जाना और बॉनी को यहाँ पे छोड़ के चले जाना। अब मे बी यहाँ पे ये सब चीजें बस एक नॉर्मल फ्लैशबैक हो जिसको ऐड किया गया हो कुमा की रेज और एंगर को जस्टिफाई करने के लिए। बट भाई अगर ये चीजें खुद कुमा सोच रहा है सैटर्न को मारने से पहले, फिर तो भाई हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुमा के अंदर उसकी विल बाकी है। कुमा को यहाँ एगेड में आते हुए और पंच करते हुए देख सैटर्न वेगापंक से चिल्ला के कहता है कि आखिर ये कुमा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही रेवोल्यूशनरी आर्मी इसे मैयो से भगा के ले गई थी तो उसके कुछ ही टाइम बाद मैंने वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला बटन दबा दिया था। जिसे सुन के भाई यहाँ पे वेगापंक तो एकदम शॉक रह जाता है। लेकिन तभी फाइनली भाई कुमा का पंच लैंड करता एंड ओए होए होए होए, जो भाई सेटिस्फैक्शन मिली है दिल को भाई बता नहीं सकता। यहाँ कुमा आर्मामेंट हाकी का पंच सीधा सैटर्न के मुंह पे मारता है, जिससे भाई सैटर्न के मुंह से खून तो निकलने लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि सैटर्न भाई घसीटते घसीटते काफी दूर तक गया और भाई वो एगेड की बिल्डिंग से जा टकराया और जो सारी बिल्डिंग्स थी वो भाई टूट के सैटर्न के ऊपर गिर गई। बिल्डिंग से गिरने की आवाज सुन के भाई सारे मरीज शॉक रह गए कि आखिर हुआ क्या। और भाई जो वाइस एडमिरल्स ये सब देख रहे थे उनकी तो एकदम गाफ ही फट गई। कुमा जो कि एक फॉर्मर स्लेव था, उसने वर्ल्ड के अंदर सबसे हाई अथॉरिटी रखने वाले पर्सन को पंच मार दिया। ये चीज भाई काफी मेजर हिस्टोरिकल इंसिडेंट बनने वाला था, जिसको भाई बिग न्यूज मॉर्गन रिपोर्ट करना भाई बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खैर भाई यहाँ पे सैटर्न को मुक्का तो एकदम भर के पड़ा है और वो अपने यहाँ पे पावर्स को मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे सांजी और उसका पूरा ग्रुप था वो भाई सैटर्न की उस मिस्टीरियस पावर से आजाद हो गया था। वैसे अगर ये सैटर्न के पास मुक्का खाने से पहले वेगापंक से बात करने का टाइम था, तो आखिर उसने कुमा के ऊपर वो पावर्स यूज क्यों नहीं करी जिससे उसे रोक सकता था, क्योंकि करेंटली सांजी और कुमा की पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। आई मीन यार सांजी इतना स्ट्रॉन्ग तो है ही, तो आखिर ये सांजी के ऊपर वर्क कैसे कर सकता है अगर ये कुमा के ऊपर वर्क नहीं कर सकता तो। अब भाई इस चीज का जवाब मैंने प्रेडिक्शन वाली वीडियो में भी दिया था, जहां पे मैंने कहा था कि क्योंकि यहाँ पे भाई कुमा हाकी को यूज कर रहा है तो इसलिए भाई जो डेल्फुट पावर्स है वो नलीफाई हो सकती हैं। और देखो ये जो डेल्फुट पावर्स को नलीफाई करने वाला सीन होगा वो भाई तभी वर्क करता होगा जब तुम कॉन्शियसली हाकी को यूज कर रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पे सांजी तो बस नॉर्मली कूद गया था बॉनी को बचाने के लिए। वेल तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करना। लेकिन अभी भाई आते हैं वेगापंक पे, जहाँ पे बाकी सब लोग तो भाग के बॉनी के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेगापंक था वो काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाने के बाद भी कुमा यहाँ पे क्या कर रहा है और कैसे पहुंचा। अब देखो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला सीन था उसमें भाई यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कुमा लिटरली ब्लास्ट हो जाएगा, बल्कि इसके बदले वेगापंक ने कुमा के अंदर ऐसा सिस्टम डाला था जिससे भाई कुमा के ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी कि ना तो वो आगे बढ़ पाएगा ना वो किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। मान लो भाई उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। बट भाई बटन के प्रेस करने के बाद भी कुमा का यहाँ एगेड के अंदर आना, बॉनी को पहचान पाना और उसे बचाना साइंटिफिकली तो भाई पॉसिबल नहीं है। जिस चीज का क्लैरिफिकेशन देते हुए वेगापंक एक ऐसी लाइन कहता जो कि काफी शॉकिंग थी। वेगापंक यहाँ पे कहता है, सो ये सच है कि बुकानियर ट्राइब्स के पास उनकी जायंट बॉडी और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा भी पास्ट में एक और एबिलिटी थी जिसको भाई यहाँ पे रिवील नहीं किया जाता। लगता है ओडा सेंसेई ने हमारे लिए एक और मिस्ट्री दे दी है भाई। वेल आई थिंक इस चीज को यहाँ पे रिवील ना करने का एक ही रीजन हो सकता है कि ये जो एबिलिटी है वो भाई एंशिएंट हिस्ट्री और जॉय बॉय को कनेक्ट कर रही होगी, और जब तक हम वॉइड सेंचुरी के बारे में नहीं जानेंगे इस एबिलिटी के बारे में जान के भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन भाई मुझे ऐसा भी लगता है कि इस चीज का कनेक्शन मेमोरीज और सोल के साथ हो सकता है, क्योंकि भाई इन चीजों के ऊपर इस आर्क के अंदर काफी फोकस किया गया है। लिटरली भाई सोल का वेट 23 ग्राम होता है, इस चीज को यहाँ पे ऐड करने का कोई सेंस ही नहीं था। और ऊपर से यहाँ पे कुमा सेल्फ डिस्ट्रक्ट को एक्टिवेट होने के बाद भी यहाँ पे आ गया था, जो कि भाई सैटर्न ने चैप्टर 1058 से 1067 के बीच में एक्टिवेट किया होगा। और उस टाइम जो टाइमलाइन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग तो कुमा रेवोल्यूशन आर्मी से भाग रहा था। सो उस टाइम से यहाँ तक पहुंच पाना तो भाई इसी चीज को शो करता है कि कुमा के अंदर उसकी विल का कुछ पार्ट बाकी है, जिसको भाई ये हाकी भी जस्टिफाई करती है, क्योंकि भाई बिना विल पावर के हाकी को यूज करवाना वो तो भाई वन पीस के कॉन्सेप्ट को ठुकराना हुआ। और ऊपर से कुमा यहाँ पे बॉनी को भी पहचान पाया, क्योंकि उसने बॉनी को सैटर्न से तो बचाया ही, लेकिन अब हम देख रहे थे कि बॉनी अपने बच्चे वाले फॉर्म में आके रो रही थी। तो यहाँ पे कुमा अपना हाथ एक्सटेंड करता है
और भाई यहाँ पे वो बॉनी को गले लगा लेता, जो कि भाई काफी ज्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट था, जिसको देख के दिल खुश और इमोशनल एक साथ हो गया। इस मोमेंट को देख के तो भाई यहाँ पे वेगापंक, सेंटोमारू और इवन किज़ारू भी काफी खुश दिख रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी बॉनी, क्योंकि वो कुमा से लिपट गई और यहाँ पे उसे थैंक यू डैड बोलती है, जहाँ पे वो ये तक कहती कि उसने कुमा की सारी मेमोरीज देख ली हैं और वो जानती है कि उसकी मॉम गिनी कितनी वंडरफुल पर्सन थी, और कुमा ने जो सारे लेटर्स भेजे थे बॉनी को उसने वो सारे पढ़ लिए थे और वो काफी खुश थी। बॉनी तो यहाँ पे ये तक कहती है कि चाहे लोग कुमा को टायरेंट कहे या फिर कुछ भी कहें, लेकिन बॉनी जानती है कि कुमा कितना काइंड और कितना कूल है। जो कुमा है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट फादर है। भाई ये काफी अच्छा मोमेंट था और मैं चाहता तो हूँ कि इसके ऊपर और बात कर सकूं, लेकिन भाई इसके बाद जो चीजें हुई वो काफी शॉकिंग थी। लेकिन उससे पहले भाई लोग, इस साल हमारा YouTube के ऊपर 100K कंप्लीट करने का गोल रहेगा। सो भाई जिन 80% से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो भाई सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं, जिससे भाई मेरे को भी काफी मोटिवेशन मिलता है। सो अब आते हैं भाई चैप्टर पे, जहाँ पे मरीन्स काफी कंफ्यूजन में थे, क्योंकि यहाँ से लूफी गायब हो गया था और वो कहीं नहीं मिल रहा था, जिसे देख के मरीन्स की तो एकदम फट चुकी थी, क्योंकि वो ये चीज गोरोसे को भाई रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। सो आखिर लूफी यहाँ से गया तो गया कहाँ, क्योंकि जस्ट तो यहाँ पे खाना खा रहा था, जो कि ना जाने उसे किसने ला के दिया था। क्या वो किज़ारू था, या फिर जैसा कि मैंने बोला था कि वो कैरुबू भी हो सकता है, और क्योंकि भाई कैरुबू तो लूफी को अपनी पावर्स की मदद से गायब भी कर सकता है, तो क्या वही लूफी को वहां से लेके गया, क्योंकि जब कुमा वहां पे आया था तो उसने लेजर्स का ब्लास्ट किया था। सो मे भी यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा के कैरुबू लूफी को ले गया हो। लेकिन फिर सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर वो लूफी को क्यों लेके जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे लूफी खाना खा रहा था और वैसे ही वो बैटलफील्ड छोड़ के तो नहीं जाना चाहेगा। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्लैकबीयर्ड की शिप हमने देखी थी उससे कोई मेंबर आया हो और भाई लूफी को किडनैप कर लिया हो। आई मीन भाई पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि अगर ब्लैकबीयर्ड एक और डेल फ्रूट खा सकता है तो मे भी उसे लूफी का डेल फ्रूट चाहिए होगा, क्योंकि भाई लूफी ने अपने डेल फ्रूट को यूज करके काइडो जैसे बंदे को हराया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लूफी अब रिकवर हो गया हो, क्योंकि लास्ट टाइम एकेड के अंदर जब लूफी गियर 5 से थक गया था तो भाई बस वो 30 सेकंड के अंदर रिकवर कर गया था, और चलो मान लो इस टाइम उसने लंबी फाइट करी और गियर 4 को भी यूज किया था, तो मे भी इसी वजह से उसको ज्यादा टाइम लग रहा हो रिकवरी में। लेकिन भाई तब भी उसने खाना खा लिया है तो जल्दी वो रिकवर कर ही जाएगा। तो अगर यहाँ पे लूफी रिकवर कर गया है तो भाई वो गया तो गया कहाँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस रबल के नीचे भाई सैटर्न दबा था वहां से एकदम से ब्लैक लाइटिंग्स निकलने लग जाती, और भाई यहाँ पे सैटर्न उठ खड़ा हुआ है। अब भाई कुमा का पंच तो काफी पावरफुल था ही, जिससे सैटर्न ऑलरेडी काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर बिल्डिंग्स भी गिर गई थी तो यहाँ पे हम सैटर्न को काफी इंजर्ड देखते हैं, जहाँ पे उसका पूरा फेस और उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे भाई ब्लड से कवर हो रखी थी, और इवन इसका राइट हैंड और भाई लेफ्ट हैंड यहाँ पे गायब हो गया था। लेकिन भाई इस चीज को देख के तो फिर गोरोसे के ऊपर एक डाउट आता है कि क्या वो इतने पावरफुल है भी, क्योंकि भाई उनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज्यादा तो नहीं लग रही। आई मीन भाई हमने कितनी बार लूफी को दीवार में पटकते हुए देखा, जमीन के अंदर घुसते हुए देखा, लेकिन तब भी भाई उसका इतना बुरा हाल तो नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न उठते ही सबसे पहले वेगापंक से पूछता है आखिर ये सब क्या है, कुमा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इसमें तेरा हाथ है। तो यहाँ पे वेगापंक भी कहता है मुझे लगा ही था तो मुझे ब्लेम करेगा, लेकिन तुझे बता दो कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस चीज का मेरे पास बस एक ही एक्सप्लेनेशन है, और वो है लव। वो लव जो भाई कुमा अपनी बेटी से करता है, जो कि इसको इतनी दूर खींच लाया, जिसे सुन के सैटर्न वाज लाइक ये लव शब्द कुछ नहीं होता, ये बस ह्यूमन बॉडी का एक माल फंक्शन, एक गलती होती है। पर कोई नहीं, तुम लोगों ने अपना पर्पस सर्व कर दिया है, तो अब टाइम आ गया है तुम्हारा यहाँ से अलविदा कहने का। और ये कहते ही यहाँ पे सैटर्न के आसपास से ब्लैक फ्लेम्स निकलने लग जाती, और जो सैटर्न का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड था वो भाई खुद ब खुद धीरे धीरे करके हील हो रहा था, और इवन उसकी जो सारी इंजरीज थी वो भी भाई एकदम से करके यहाँ पे हील हो गई। यहाँ पे भाई मानो ऐसा लग रहा था कि सैटर्न के पास सम काइंड ऑफ लो ग्रेड एल्फुड की पावर्स हैं, जिसमें बस यूजर को पहले एक्चुअली डैमेज पड़ता है और उसके बाद जाके वो हील हो जाता। लेकिन फिर भाई सैटर्न का ये जो फॉर्म है वो तो भाई अवेकन जोन को रिजेंबल करता है, तो या तो ऐसा हो सकता कि ये जो उसका डेलफुट है मे बी उशियोनी उसी की ये पावर्स हो, या फिर सारे गोरोसे के पास सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर्स हैं, क्योंकि ये ब्लैक फ्लेम्स और ये जो मैजिक सर्कल है वो तो भाई किसी नए काइंड ऑफ पावर कॉन्सेप्ट को इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न कैसे अपने हाथ को रिग्रो करते हुए देख सांजी तो भाई एकदम पागल हो जाता है कि आखिर ऐसे कर कैसे रहा है, ये पॉसिबल कैसे है। लेकिन सांजी भाई रीजनरेशन की पावर तो तेरे पास भी है। हाँ भाई सांजी तू अपने हाथ को रिग्रो नहीं कर सकता, पर पावर तो भाई तेरे पास भी है। वेल इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न भाई सीधा सीधा कुमा के ऊपर हमला कर देता। यहाँ पे बॉनी कुमा को कहती है कि रास्ते से हट जाओ, पर कुमा उसकी नहीं सुनता है। तो भाई यहाँ पे आ जाता है सांजी द सेवियर, जो कि भाई सैटर्न के अटैक को अपनी किक से भाई डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर उसी के पीछे यहाँ पे आता है फ्रैंकी, जो कि भाई सैटर्न के पीछे रेडिकल बीम से हमला कर देता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई रेडिकल बीम ने सैटर्न के भाई पेट को एकदम चीर के निकल गई है,
जहाँ पे सैटर्न के पेट में काफी बड़ा होल हो गया है। लेकिन रुको रुको भाई, अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकी के पीछे आ जाता है किज़रू, जो कि कहता है तुम लोग इस टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो, तो आओ मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। और फिर भाई यहाँ पे किज़रू फ्रैंकी के ऊपर अपनी लेजर से हमला कर देता, जिसको यहाँ पे फ्रैंकी डॉज नहीं कर पाता और वो भी काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन भाई सैटर्न तो रेडिकल बीम खाने के बाद भी एकदम मजे से खड़ा था, मानो भाई उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो फिर से अपने आप को हील कर लेता है। जिसके बाद हम बॉनी को देखते हैं, जो कि वेगापंक से कह रही थी कि कुमा अब हिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे वेगापंक एटलस को ऑर्डर देता है कि कुमा को उठा के लेबोफेस के अंदर लेके जाए, और एटलस यहाँ पे ऐसा ही करती है। अब देखो भाई, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुमा के ऊपर फाइनली उस सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो स्विच है उसका यहाँ पे असर हो रहा था। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता कि वेगापंक कुमा को लेके जाए और वो उसे वापस से ठीक कर पाए, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो मे बी उसे ठीक करना पॉसिबल हो। और मान लो अगर वेगापंक कुमा को फिक्स कर दिया, सो मे बी यहाँ पे कुमा बॉनी के अंदर से मेमोरीज निकाल के अपने अंदर डाल लेगा, जिससे भाई उसको सब याद आ जाए। क्योंकि अगर कुमा के अंदर सच में खुद की कॉन्शियसनेस बाकी है, तो फिर भाई मे बी यहाँ पे मेमोरीज को देख के कुमा नॉर्मल बन जाए, जो कि भाई कुमा और बॉनी के लिए एक हैप्पी एंडिंग होती। बट मे बी ओडा सेंसेई शायद यहाँ पे ऐसा करे, और ये जो हग है वो कुमा का बॉनी के लिए लास्ट गिफ्ट हो। जिसके बाद यहाँ पे हम किज़रू और सैटर्न को देखते, जो कि साथ में खड़े थे और कह रहे थे कि अब कुमा के आने के बाद यहाँ पे काफी बड़े बड़े नाम इकट्ठा हो गए हैं, सो अब टाइम आ चुका है इस सबको खत्म करने का। और भाई ऐसा कहते टाइम यहाँ पे किज़रू का जो एक्सप्रेशन था वो काइंड ऑफ सैड था, जिसे देख के वेगापंक भी कहता है कि लगता है तुम्हारा दिल ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा, तुम काफी सैड फेलो हो किज़रू। तो यहाँ पे ये सुन के किज़रू कहता है कि ये मेरे लिए काफी अनसाइडली है, मुझे थोड़े डार्क सनग्लासेस पहन के आने चाहिए थे। वेल यहाँ पे बात सिंपल थी कि किज़रू का बॉनी, कुमा, वेगापंक और सेंटोमार से काफी अच्छा कनेक्शन था, और ये सब देख के वही काफी सैड फील कर रहा था, जो कि उसकी आंखें साफ बता रही थी। तो उसी चीज को हाइड करने के लिए किज़रू को यहाँ पे थोड़ी डार्क सनग्लासेस चाहिए थे। जिसके बाद यहाँ पे सैटर्न बिना वेट किए बस्टर कॉल इनिशिएट कर देता, जिसका रीजन वो ओहारा वाला ही देता है कि ये जो आइलैंड है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा था, तो अपने हथियार तैयार करो और जस्टिस के नाम पे पूरे आइलैंड को तबाह कर दो। क्योंकि इस आइलैंड के अंदर एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, एक एक्सटेंट रेस का डिसेंडेंट जिसकी रेस ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कांड किए थे, और एक वो बंदा जिसने एंशिएंट गॉड को अवेकन कर लिया था। तीनों यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से ये आइलैंड काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गया था। वेल देखो, अब मुझे तो लगता है कि भाई यहाँ पे सैटर्न बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला और वो बस्टर कॉल को स्टार्ट कर देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने सैटर्न की रीजनरेशन पावर देखी, और वो अपने हाथ को, पूरी बॉडी को भाई रिग्रो कर सकता है, और वो भी काफी जल्दी। तो भाई बस्टर कॉल से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सैटर्न को भी फर्क पड़ेगा, और वो एकदम से यहाँ पे बस्टर कॉल स्टार्ट करवा देगा, फिर चाहे यहाँ पे मरीज निकले या फिर ना निकले, क्योंकि भाई सैटर्न को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो उसका मेन मोटिव है वो भाई इन तीनों लोगों को खत्म करना है। तो यहाँ पे सैटर्न बिना टाइम को वेस्ट किए बस्टर कॉल स्टार्ट करवा देगा, ताकि यहाँ से भागने का किसी को भी मौका ना मिले। लेकिन फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है कि क्या सैटर्न को भाई मदर फ्लेम को क्रिएट करने के लिए जो पावर प्लांट चाहिए था वो नहीं चाहिए, क्या उसे वेगापंक यॉर्क नहीं चाहिए, और क्या उसे पंक रिकॉर्ड्स भी नहीं चाहिए, जिसकी बात गोरोसे कर रहे थे कि हमें आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने से पहले इन चीजों को प्रोटेक्ट करना होगा। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अभी के लिए बस सैटर्न फेब्रिफेस को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि फेब्रिफेस के अंदर भी सारे लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि जो एगेट लेबोफेस है वो तो हवा में ही है, और मे बी जो पावर प्लांट होगा वो भी भाई हवा में ही होगा, और जो पंक रिकॉर्ड्स है वो तो भाई ऑलरेडी हवा में था ही, और जो वेगापंक यॉर्क को कैद कर रखा था वो भी भाई हवा में कर रखा था। लेकिन अगर यहाँ पे पूरे आइलैंड के ऊपर बस्टर कॉल हो रही है, तो क्या भाई हम सैटर्न और लूफी की फाइट नहीं देखेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तो भाई यहाँ पे जो एंशिएंट रोबोट है उसका रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे वो अवेकन होगा यहाँ पे भाई लूफी और बाकी सब यहाँ से निकल लेंगे। वैसे भाई यहाँ पे एक चीज तो कहनी पड़ेगी, रॉबिन भाई बनने वाली है 3 टाइम बस्टर कॉल चैंपियन, क्योंकि भाई आज तक जितनी बार भी वन पीस के अंदर हमने बस्टर कॉल देखा वहां पे भाई रॉबिन प्रेजेंट थी। फर्स्ट टाइम ओहारा में, सेकंड टाइम एनीज लॉबी में, और थर्ड टाइम भाई एगेट आइलैंड में भी। आई गेस रॉबिन को डेविल चाइल्ड ऐसे ही नहीं कहते हैं।